जय हिंद। इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का चैप्टर 3 सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपन पढ़ रहे हैं और इससे पिछले वाले सेशन में अपन ने 10 सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात की थी। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं फिर आगे देखेंगे। देखो, सबसे पहला सेलिएंट फीचर था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। दूसरा, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बट इसके अलावा भी कुछ 50-60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को हमने पढ़ा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने से पहले। तीसरा, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बेसिकली आर्टिकल 368 के अंडर पार्लियामेंट को जो अमेंडिंग पावर्स दी गई वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रिजिड एस्पेक्ट को दिखाती हैं, बट फिर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस भी हैं जो कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ अमेंड किए जा सकते हैं, वो दिखाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम स्टैब्लिश करता है, बट बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि यूनिटरी हैं, जो कि नॉन फेडरल हैं। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। हमारे पास ऑप्शन था कि हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को भी अडॉप्ट कर सकते थे, बट हमने चूज किया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी इन दोनों के बीच में सिंथेसिस एस्टैब्लिश करता है। बेसिकली इंडियन जुडिशरी उस सेंस में सुप्रीम नहीं है जिस सेंस में यूएस की जुडिशरी है। यूएस की जुडिशरी का स्कोप थोड़ा ब्रॉड है, और हमारा पार्लियामेंट उस सेंस में सोवरेन नहीं है जिस सेंस में ब्रिटिश पार्लियामेंट सोवरेन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों के बीच में सिंथेसिस एस्टैब्लिश करता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, इस सब के बारे में अपन बात कर चुके हैं पिछले वाले सेशन में। अगला सेलिएंट फीचर है अ सेक्युलर स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर स्टेट एस्टैब्लिश करता है। हमारे कंट्री में कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं है, सब बराबर है। इनफैक्ट हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन भी नहीं है, और वही कहा गया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर अ सेक्युलर स्टेट, हैंस इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। और ये दिखाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। सेक्युलर टर्म प्रियम्बल में ऐड किया गया 1976 में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 1976 से पहले हमारा कंट्री सेक्युलर नहीं था। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से ही बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो हमेशा से इंडिया को सेक्युलर स्टेट की तरह से स्टैब्लिश करना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 14, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। बेसिकली कानून के सामने सब समान है। आर्टिकल 15, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। रिलीजन के ग्राउंड्स पे स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और इसके अलावा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। आर्टिकल 25 क्या कहता है? ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। आपका जो मन है आप उस रिलीजन को प्रैक्टिस करो, प्रोफेस करो, प्रोपगेट करो। आर्टिकल 25। आर्टिकल 26, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स। हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को ये राइट है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 26। आर्टिकल 27, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 27। आर्टिकल 28, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट। स्टेट द्वारा मेंटेन किए जाने वाला कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इश्यू नहीं कर सकता। आर्टिकल 28। इसके अलावा आर्टिकल 29, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। सोसाइटी का कोई भी सेक्शन, सिटीजन्स को ये राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट, अपने कल्चर को कंजर्व कर सकें।
आर्टिकल 30, ऑल माइनॉरिटीज shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. अपने चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं सारे माइनॉरिटीज, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये सारे प्रोविजंस दिखाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर स्टेट स्टैब्लिश करता है। अच्छा, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि रिलीजन और स्टेट, चर्च और पॉलिटिक्स के बीच में कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए। स्टेट रिलीजन के किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा और रिलीजन स्टेट के किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। बट ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है और ये इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री पे अप्लाई नहीं हो सकता। हमारे कंट्री में फॉलो किया जाता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म बेसिकली मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा एकदम से कंप्लीट सेपरेशन नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिलीजन किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करता है तो इक्वलिटी स्टैब्लिश करने के लिए हमारा स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। उसका एक एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिबेट। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि हर धर्म के अपने पर्सनल लॉज हैं और अगर लगता है कि कोई पर्सनल लॉज किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो स्टेट इंटरफेयर कर सकता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकता है। वही अपन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म दैट इज गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। अच्छा, इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अबॉलिश्ड द ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दैट इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेचर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। धर्म के बेसिस पे लेजिस्लेचर्स में कोई भी सीट्स का रिजर्वेशन नहीं है, कास्ट के बेसिस पे है। However, it provides for the temporary reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribe to ensure adequate representation to them. अगला salient feature है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सबको राइट टू वोट है हमारे कंट्री में। 18 ईयर्स की एज से जो भी बड़े लोग हैं उन सबको राइट टू वोट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनका कास्ट क्या है, उनका रिलीजन क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनकी एजुकेशन कितनी है, वो गरीब हैं या अमीर हैं। Irrespective of that, 18 years of age, सबको right to vote है। The Indian Constitution adopts universal adult franchise as the basis of election to the Lok Sabha and the state legislative assemblies. Every citizen who is not less than 18 years of age has the right to vote without any discrimination of caste, race, religion, sex, literacy, wealth and so on. अच्छा, पहले वोटिंग की एज होती थी 21 ईयर्स, इसको घटा के किया गया 18 ईयर्स बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 के थ्रू वोटिंग एज को 21 से कम करके किया गया 18 ईयर्स। और ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज दी गई, राइट टू वोट दिया गया, ये अपने आप में बोल्ड स्टेप था। बिकॉज एक ऐसी कंट्री जो कि हाईली डाइवर्स है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ हाईली इलिटरेट लोग रह रहे हैं, जहाँ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, वहाँ सबको 1 पर्सन 1 वोट देना, राइट टू वोट देना अपने आप में काबिल तारीफ था। बट ये देना जरूरी भी था बिकॉज जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जब उसको आप 1 पर्सन 1 वोट देते हो तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड आता है, उसके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होती है, उसके अंदर एक होप, एक बिलीफ डेवलप होता है कि हाँ, हमारी डेमोक्रेसी हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रही है। यही कहा गया, द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वाज अ बोल्ड एक्सपेरिमेंट एंड हाईली रिमार्केबल इन द व्यू ऑफ वास्ट साइज ऑफ द कंट्री, इट्स ह्यूज पॉपुलेशन, हाई पॉवर्टी, सोशल इनइक्वालिटी एंड ओवरवेलमिंग इलिटरेसी। बट ये जरूरी था बिकॉज इट मेक्स डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड, enhances the self-respect and prestige of the common people, upholds the principle of equality, enables minorities to protect their interests and open up new hopes and vistas for weaker sections. Universal adult franchise. अगला यूनिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सिंगल सिटीजनशिप। हमारे कंट्री में पॉलिटी ड्यूल है, ड्यूल पॉलिटी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, बट सिटीजनशिप सिर्फ एक ही है, इंडियन सिटीजनशिप।
यूएस में मामला अलग है। यूएस में हर सिटीजन के पास में 2 सिटीजनशिप्स होती हैं। एक तो यूएस की सिटीजनशिप जो कि नेशनल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, और दूसरी उस स्टेट की सिटीजनशिप जिस स्टेट को वो आदमी बिलोंग करता है। In countries like US, each person is not only a citizen of US, but also a citizen of a particular state to which he belongs. और उस आदमी को डुअल सेट ऑफ राइट्स भी मिलते हैं, एक वो जो नेशनल गवर्नमेंट दे रही है, दूसरा वो जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, एनविसाजेस अ ड्यूल पॉलिटी, बट प्रोवाइड्स ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन से स्टेट में पैदा हुए, कहाँ रह रहे हो, आप सबको यूनिफॉर्म राइट्स हैं और एक ही सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप। देखो, इन इंडिया ऑल सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट इन विच दे आर बोर्न और रिजाइड enjoy the same political and civil rights of citizenship all over the country and no discrimination is made between them. But over the period of time ये देखा गया है कि इंडियन सिटीजनशिप होने के बावजूद, सबके लिए यूनिफॉर्म राइट्स होने के बावजूद, हमारे कंट्री में आए दिन धर्म के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे क्लैशेस होते रहते हैं, राइट्स होते रहते हैं। विच मीन्स कि कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्रिएट करना चाह रहे थे, बनाना चाह रहे थे, उसमें हम और हमारी गवर्नमेंट्स फेल हो गई हैं और काम करने की ज़रूरत है। वही कहा गया, डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप एंड यूनिफॉर्म राइट्स फॉर ऑल द पीपल, इंडिया हैज़ बीन विटनेसिंग द कम्युनल राइट्स, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, कास्ट वॉर्स, लिंग्विस्टिक क्लैशेस एंड एथनिक डिस्प्यूट्स। इसके अलावा अगला यूनिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिपेंडेंट बॉडीज़। कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर इस्टेब्लिश किए और इसके अलावा बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ इस्टेब्लिश की, ये इंश्योर करने के लिए कि हमारी डेमोक्रेसी सही से अच्छे से फंक्शन करे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स फॉर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, बट ऑल्सो एस्टेब्लिशेज सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज़। और ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के एग्जाम्पल क्या है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि हमारे कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, ये इंश्योर करने का। इलेक्शन कमीशन इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन के अलावा सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट आदमी है। ही इज़ अ गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। बेसिकली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स पब्लिक के पैसे को कहाँ खर्च कर रही हैं, कैसे खर्च कर रही हैं, सही कर रही हैं, गलत कर रही हैं, वो सब किसकी जिम्मेदारी? सीएजी की। सीएजी ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जो एग्ज़ाम होता है, हायर सेंट्रल सर्विसेज के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सब कौन करवाता है? यूपीएससी। और प्रेसिडेंट को डिसिप्लिनरी मैटर्स पे एडवाइस भी कौन करता है? यूपीएससी। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, हर स्टेट का अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। स्टेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनको कौन करवाता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। और गवर्नर को डिसिप्लिनरी मैटर्स में एडवाइस भी कौन करता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे इनके बारे में, और ये भी देखेंगे अपन कि ये इंश्योर करने के लिए कि ये बॉडीज इंडिपेंडेंट रहें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस ऐड किए गए, जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस, एक्सपेंसेस बीइंग चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बावजूद इसके आए दिन हम डिबेट देखते हैं कि ये बॉडीज इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर रही हैं, गवर्नमेंट के दबाव में हैं, बट हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी कोशिश की है कि ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करें। अगला यूनिक फीचर है इमरजेंसी प्रोविजंस। हमारे कंट्री के सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को कोई खतरा ना हो, और अगर कोई खतरा हो तो उसको मैनेज करने के लिए प्रेसिडेंट को पावर्स दी गई इमरजेंसी की। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स इलेबोरेट इमरजेंसी प्रोविजंस टू इनेबल प्रेसिडेंट टू मीट एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन इफेक्टिवली। क्या रीजन है इसका? द रैशनैलिटी बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दीज प्रोविजंस इज टू सेफगार्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। 3 टाइप की इमरजेंसीज हैं। सबसे पॉपुलर नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 के अंडर।
3 ग्राउंड्स पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। किसी दूसरे देश से लड़ाई हो गई, वॉर हो गया, या कोई बाहर वाला देश अग्रेसिव हो रहा है, या फिर हमारे कंट्री में ही आर्म्ड रिबेलियन हो गया, नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। 3 बार लगाई गई, अब तक 3 बार लगाई गई है। दूसरी स्टेट इमरजेंसी, जिसको पॉपुलरली जाना जाता है प्रेसिडेंट रूल के नाम से, आर्टिकल 356, ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स। स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर, या स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं कर रहे हैं, एक ग्राउंड वो है। और दूसरा आर्टिकल 365 के अंडर फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर। स्टेट्स जो है वो सेंटर के डायरेक्शंस को फॉलो ना करें और मनमानी करें, तो भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। बहुत बार लगाया गया प्रेसिडेंट रूल। फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ द इंडिया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जब खतरा हो तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, आज तक एक भी बार नहीं लगाई गई। आगे देखो, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल एंड द स्टेट्स गो इनटू टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। सारी पावर इमरजेंसी के टाइम पे चली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, स्टेट्स के पास में कोई पावर नहीं रहती है। बेसिकली हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा जो पावर शेयरिंग वाला स्ट्रक्चर है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में बिना कोई फॉर्मल अमेंडमेंट किए हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी बन जाता है। दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी इज द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगला उससे भी ज़्यादा यूनिक फीचर है 3 टियर गवर्नमेंट। दुनिया में और कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो। 2 लेवल्स तो मिलते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, हमारे यहाँ पे तीसरा लेवल लोकल गवर्नमेंट भी है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट नहीं था। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स लाए गए 1992 में, और इनके थ्रू स्टैब्लिश किया गया 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट, या फिर ये कहें कि लोकल गवर्नमेंट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में लाया गया, और ये डील करता है पंचायत से, गांव में जो लोकल गवर्नमेंट है उससे। एक नया पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 9, और एक शेड्यूल ऐड किया गया, शेड्यूल 11, उसमें बात की गई पंचायत की। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसके थ्रू स्टैब्लिश की गई म्यूनिसिपैलिटीज, शहरों में लोकल गवर्नमेंट्स। एक पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 9A, और शेड्यूल ऐड किया गया, शेड्यूल 12। इस सब के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अगला है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 2011 में, और इस 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। इनफैक्ट आर्टिकल 19 के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करना का राइट जो है वो फंडामेंटल राइट बना दिया गया। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अ फंडामेंटल राइट। एक और आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 43B DPSPs में, ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और इसके अलावा एक पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 9B, जिसका टाइटल है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और इसमें आर्टिकल्स प्रोवाइड किए गए, आर्टिकल 243ZH टू आर्टिकल 243ZT। बेसिकली बताया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कैसे फॉर्म की जाएंगी, कैसे फंक्शन करेंगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लाइक माइंडेड पीपल एक साथ आते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म करते हैं किसी ग्रेटर गुड के लिए। हालांकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फंक्शन इंडिपेंडेंटली करती हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में होती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, a new part 9B contains various provisions to ensure that the cooperative societies in the country function in a democratic, professional, autonomous and economically sound manner. It empowers the parliament को power दी गई in respect to the multi-state cooperative societies and the state legislatures in respect to other cooperative societies to make appropriate laws. कि अगर multi-state cooperative society है तो लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। और अगर सिंगल स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो स्टेट लेजिस्लेचर उस पर लॉ बनाएगा। ये सारे हैं सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें और यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।